चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी पे। एक क्यू चार्ज है और एक -9 क्यू चार्ज। अभी तक जो ग्राफ बनाया था उनसे थोड़ा हटके ग्राफ बनेगा ये। थोड़ा टिपिकल ग्राफ है, बनाने की कोशिश करें। स्टेप्स याद है सभी को? पहले चार्जेस के ऊपर वर्टिकल लाइन खींचेंगे, फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होती है, कहाँ पे नहीं होती है ना। वो कुछ लिख लेते हैं अपन इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट लगा के। ठीक है क्या? फिर उसके बाद क्या करते हैं यार, किसी भी एक सेक्शन पे जाते हैं, हमें बोलते हैं इस पे इसके पास वाले चार्ज की चलेगी। उसके हिसाब से चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती है। चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी लेनी या नेगेटिव लेनी, वो पता चल जाता है। ठीक है क्या? फिर इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, करें जल्दी से इसको। बन गया सबका ग्राफ? आइए देखिए, पहले तो एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ये वर्टिकल लाइन खींच दी अपन लोगों ने चार्जेस के ऊपर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यार इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगी, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट कहाँ पे मिलेगा। दोनों गिवन चार्जेस के अपोजिट नेचर के हैं, तो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट कहाँ मिलता है, आजू बाजू में, उसमें भी छोटे वाले चार्ज के बाजू में। तो हम लोग बात करें यहाँ कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला एक पॉइंट मिलेगा, और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आइए सबसे पहले इस तरफ बात करें यार। -9 क्यू के पास किससे चलेगी, -9 क्यू की चलेगी। ठीक है क्या? इस तरफ ग्राफ बना रहे हैं, -9 क्यू वाला एरिया है ना, यहाँ पे -9 क्यू की चलेगी। -9 क्यू क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी लेफ्ट की तरफ हो क्या, लेफ्ट की तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नेगेटिव कहलाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव रहेगी। चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट और नेगेटिव में इनफाइनाइट, कोई दिक्कत तो नहीं। डायरेक्शन अपन ने देख ली, उससे पता चल रहा है नेगेटिव होगी। चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होती है, तो नेगेटिव में इनफाइनाइट यहाँ कहीं पे मिलेगा क्या। चार्ज से इनफाइनाइट दूरी पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट दूरी पे गए तो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। दोनों को स्मूथली ज्वाइन कर लेंगे, ये आंसर होगा। बीच में कहीं पे जीरो नहीं होना था, सीधे इनफिनिटी जाके जीरो होना था, है ना। ठीक है, फिर आइए बीच के हिस्से का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार, -9 क्यू के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। हम लोग बात करें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे वैसी होगी क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, और पॉजिटिव में इनफाइनाइट यहाँ कहीं पे मिलेगा क्या। फिर इसके लिए बात करते हैं यार, इसके आसपास जो भी इसी की चलेगी ना। ये क्या चाह रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव कहलाएगी क्या। हम लोग बात करें चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट और पॉजिटिव में इनफाइनाइट, दोनों को ज्वाइन कर देना है और जीरो नहीं होना है ना। जीरो यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये दोनों को स्मूथली ज्वाइन कर दिया और कहीं पे भी जीरो नहीं हुए, है ना। सिमेट्रिक नहीं बनेगा ऐसा, ठीक है क्या, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सा होगा ग्राफ, बट हाँ बनेगा, शेप जनरल ऐसी ही रहेगी। ठीक है क्या, हम लोग बात करते हैं अब इधर।
ऐसा ग्राफ बना लिए थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वो इधर का बात करते हैं। इस चार्ज के पास में किसकी चलेगी, इसी की चलेगी। ये क्या चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, अवे हो, है ना, यानी ऐसी हो ना। यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इन्फाइनाइट होगी, और नेगेटिव में इन्फाइनाइट होगी क्या। तो एक पॉइंट तो मिल गया अपने को, ये सही है। अच्छा, फिर बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी होनी है क्या। तो बीच में एक आध जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है, फिर इन्फिनिटी पे जाके फिर से जीरो होनी है क्या? तो फिर कभी ना कभी इन्फिनिटी जाके फिर से जीरो, इन्फिनिटी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं। स्मूथली ज्वाइन करेंगे, कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है क्या, समझ में आया। यहाँ पे जीरो, ठीक है क्या। कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे जीरो हो गई, क्लियर है क्या। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, यहाँ पे कहीं पे जीरो हो गई, फिर यहाँ पे कहीं पे जाके ऐसी हुई, क्लियर है क्या। एक्चुअली क्या है यार, क्यू चार्ज छोटा चार्ज था, इसके आसपास तो इसने अपनी चला ली, जब तक इसके पास डिस्टेंस का एडवांटेज था तब तक तो इसने अपनी चला ली। लेकिन -9 क्यू का बड़ा चार्ज है क्या, मतलब लार्जर पिक्चर देखी जाए तो बड़े गुंडे की ज्यादा चलेगी ना, छोटा गुंडा था लोकली लोकल अपनी चला पाएगा, क्लियर है क्या। लार्जर पिक्चर देखी जाए तो -9 क्यू की चलेगी, -9 क्यू बचा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स -9 क्यू, यानी पॉजिटिव हो गया, तो देखो आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव भी होगी, फिर इंस्टीट्यूट जाके फिर जीरो होगी, क्लियर है क्या। अपने पास 3 पॉइंट थे, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, और फिर एक ही जगह जीरो होना था, दोबारा जीरो नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला अब जीरो इन्फिनिटी पे होगा तो ऊपर ही कहीं होगा, नीचे कर देता तो 2 बार जीरो हो जाते। समझे क्या बात को। एक ही जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो बेसिकली एक पॉइंट पे जीरो होगी, फिर जाके इन्फिनिटी पे जीरो होगी, एक ही ग्राफ बन सकता है इन पॉइंट को स्मूथली जॉइन करने। क्लियर है। इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता। कॉपी करें जल्दी इसको। क्या हुआ, जीरो के बाद हमेशा जीरो ही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाले इन्फाइनाइट पॉइंट मिलेंगे क्या। कॉन्सेप्ट अपना इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट सिर्फ एक ही होता है, एक ही, इन्फाइनाइट नहीं होते। अगर तुमने ऐसा कर दिया ग्राफ, तो मतलब हर पॉइंट पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल दिया, मतलब हाँ, मतलब वैल्यूज अलग अलग होती जाएगी ना, क्लियर है। और तुम ऐसा भी कर दोगे तो इसका मतलब जीरो से ये मिल रहा है लेकिन इन्फिनिटी भी जाके मिल रहा है, और तुमने बेसिकली इन्फिनिटी जैसा ग्राफ हर जगह बना दिया, वो अलाउड थोड़ा है। ऐसा स्ट्रेट लाइन तो इन्फिनिटी भी जाके होता है, ठीक है। बस यही बनेगा, और कोई तरीका नहीं। कॉपी करें जल्दी इसको। बस ये जितनी भी वैरायटी थी ग्राफ की सब अपन ने देख ली, इसके अलावा और कोई नई वैरायटी ग्राफ की नहीं दिखेगी, ठीक है ना। मोबाइल क्यों ऑन किया हुआ है, क्या, कौन से क्वेश्चंस। नहीं मतलब मोबाइल क्यों चला रहे हो आप ऐसे क्लास में बिना पूछे। आपको पता है ना यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है। आप प्रेमाइस में से घूमते फिरते हुए मोबाइल नहीं चला सकते, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं, छूट दे दे रहे हैं, अदरवाइज मोबाइल जब्त कर लेते हैं, ठीक है क्या। मोबाइल अगर चलाना है आपको, कुछ मॉड्यूल वगैरह ओपन करना है तो एक बार पूछ लें, फिर ओपन करें। अब कैमराज वगैरह लग गए हैं वो सब, तो तुरंत देख के तुरंत आ जाएंगे ले जाने, मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा उसको। हो गया कॉपी सबका है। एक और प्रैक्टिस करते हैं इसी टाइप का, सिमिलर टाइप का। कॉन्सेप्ट वही रहेगा यार, स्मूथली ज्वाइन करने वाला बस, ठीक है क्या। करे इसको बनाए जल्दी से, ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है अपने।
जल्दी से ग्राफ बनाए इसका। बन गया, देखो कैसा बना। अरे तो अलग से बनाना, रफ में कर उसको। एक खुद का अटेम्प्ट होना चाहिए उसी पेज पे, अलग से साइड में छोटा सा खुद का एक अटेम्प्ट बना लिया करो। बाद में नोट्स रिवाइज करते हो तो पता चलता है हमने ये सोचा था, सर ने ये बताया। अब वो सोचा तुमने ये, तो उसको देखो कैसे गलत हो गया, वरना फिर से गलती रिपीट करोगे, गलती अपनी एनालाइज नहीं करोगे जरा। सही, थोड़ा स्मूथ बनाना ना बस, बाकी से। आइए देखें, पहले तो क्या करा, चार्जेस के ऊपर वर्टिकल लाइन खींची, फिर इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट से बताया कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। क्या गिवन चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, अपोजिट नेचर के, तो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, चार्जेस के आजू बाजू में, उसमें भी छोटे वाले चार्ज के बाजू में। क्लियर है क्या, यानी यहाँ कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी हालत में जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी हालत में जीरो नहीं हुई। कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट एक ही जगह होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। आइए देखिए यार, सबसे पहले तो इधर बना लेते हैं यार, नॉन जीरो वाली जगह पहले बना लेते हैं, ठीक है क्या। हेलो, बात करें प्लस फोर क्यू के पास किसकी चलेगी, प्लस फोर क्यू की। ये प्लस फोर क्यू क्या चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर हो, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव कहलाएगी। क्लियर है क्या, चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट और पॉजिटिव में इनफाइनाइट, तो यहाँ कहीं पे मिलेगा क्या, पॉजिटिव में इनफाइनाइट। इन्फिनिटी दूरी पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, स्मूथली ज्वाइन कर देंगे, ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है, फिर देखिए यार, फोर क्यू के इस तरफ बात करते हैं, फोर क्यू के इस तरफ फोर क्यू की चलेगी, फोर क्यू के चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव कहलाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई है, नेगेटिव हो गई, और चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, तो नेगेटिव इनफाइनाइट नीचे कहीं पे मिलेगा, यहाँ कहीं पे। सही है, फिर इधर बात करें, माइनस क्यू के पास किसकी चलेगी, माइनस क्यू की, माइनस क्यू की चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी यहाँ पे, नेगेटिव, चार्ज के ऊपर कितनी, इनफाइनाइट, और नेगेटिव में इनफाइनाइट यहाँ कहीं पे मिलेगा क्या, दोनों को स्मूथली ज्वाइन कर देंगे, कैसे ग्राफ बनेगा, बिना जीरो हुए स्मूथली ज्वाइन किएंगे करेंगे तो इसी तरीके का ग्राफ मिलेगा। ठीक है क्या, सिमेट्रिक नहीं होगा, ये बात तो है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर देखिए यार, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, माइनस क्यू के पास इसी चलेगी, एकदम आसपास तो इसी की चलेगी है ना, और हम लोग बोल रहे हैं ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रहा है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी, चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इनफाइनाइट, और पॉजिटिव में इनफाइनाइट, यहाँ कहीं पे मिलेगा क्या, बीच में कहीं पे जीरो भी होगी, और फिर इन्फिनिटी में जाके फिर जीरो हो जाएगी। क्लियर है क्या, स्मूथली ज्वाइन करें कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है क्या, ऐसा कुछ ग्राफ बन गया। क्लियर है, कॉपी करें जल्दी इसको, अरे इसको पकड़, इसको ज्वाइन कर, स्मूथली जाना है, ऐसा नहीं कि एकदम से मुड़ जाए इस तरह, वो गलत हो जाएगा। ठीक है क्या, स्मूथली जाना है तो स्मूथली नीचे जाएगा, धीरे धीरे कहीं पे मुड़ेगा, और मुड़ के इन्फिनिटी जाके फिर जीरो होना है, और कहीं जीरो नहीं होना है, यही बनता है। ठीक है क्या, ऐसा कहीं ग्राफ देखा होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री में, बॉन्ड का कुछ गैप, बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग बॉन्ड एनर्जी जो है कि उसका ग्राफ ऐसा ही होता है, पोटेंशियल एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। ठीक है क्या, कॉपी करें जल्दी इसको, समझ में आया, जितने भी पॉसिबल ग्राफ थे अपन ने सब बना लिए। ठीक है क्या, और कोई ग्राफ अपने को देखने को नया नहीं मिलेगा, ठीक है, इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है क्या, चलिए देखें आप,
तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी यार। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बताती है, स्पेस में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है उसके बारे में हल्का हल्का आइडिया देती है, अच्छे से इमेजिन करवाती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने एकदम पैरेलल पैरेलल बना दी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बराबर है। क्लियर है क्या? एक ग्राफ भी अपने को बढ़िया से वेरिएशन बताते हैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही होगी। क्लियर है क्या? हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इन्फिनिटी होगी, कम होते होते जीरो हो जाएगी, जीरो होने के बाद नेगेटिव में जाएगी, फिर एक मिनिमा आएगा, फिर बेसिकली इस तरीके से वापस से कम होते हुए इन्फिनिटी फिर जीरो हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो बढ़िया अपने को वेरिएशन दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन के हिसाब से। ठीक है क्या? तो जो तरीके हैं पोजीशन के हिसाब से स्पेस में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तरीका ग्राफ है और दूसरा तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अपन दोनों साथ में ही पढ़ लिए। ठीक है क्या? अब देखते हैं यार, अपन को तो क्या पढ़ना था यार, फ्लक्स वगैरह पढ़ना था, फिर गॉस लॉ वगैरह पढ़ना था, तो ये उसकी बातें करते हैं। हेडिंग डालिएगा फ्लक्स। फ्लक्स अपने को होमवर्क वगैरह जो आप लोगों को दिया था उसको भी डिस्कस करना है। ठीक है, कर लिया सब लोगों ने? अच्छा, आप लोगों ने सॉल्यूशन की एक अलग से कॉपी बनाई है क्या? यार सॉल्यूशन की एक अलग से कॉपी बनानी है आपको मॉड्यूल की, ठीक है क्या? उसमें जो भी आप सॉल्यूशन करते हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में लिखा हो। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बना उसके लिए आपको गैप छोड़ना चाहिए, डिस्कशन क्लास जैसे लगेंगे उस गैप को फिल अप कर देना चाहिए। ठीक है क्या? मतलब ऐसा नहीं चाह रहा हूँ मैं कि अच्छी राइटिंग में लिखा हो उस कॉपी में, बट हाँ ऐसा लिखा हो कि अपने को समझ में आ जाए, बाद में रिवाइज कर सकें। ठीक है क्या? तो इससे पहले रिवाइज करा करेंगे आप लोग, उसको मॉड्यूल को बार बार करना है आपने, है ना। पहली बार तो अपने साथ में कर लिया, स्लो स्लो कर लिया, अब अपने को स्पीड बढ़ाने के हिसाब से करना है। ठीक है क्या? 3 बार एटलीस्ट मॉड्यूल का अटेम्प्ट आप लोगों को समझाया था मैंने, करना होगा। ठीक है क्या? तो पहला अटेम्प्ट स्लोली स्लोली साथ में कर लिया, दूसरा अटेम्प्ट स्पीड के लिए करना है। स्पीड के लिए कर रहे होंगे तो उसमें किसी क्वेश्चन में अटक गए तो ये नहीं कि 10 मिनट तक उसी में घुसे रहे, तुरंत सॉल्यूशन बुकलेट खोली, उससे सॉल्यूशन देखा, उसको फिर से कर लिया। क्लियर है क्या? ठीक है, इस तरीके से करना होगा अपने को, पूरा प्रोसेस ऐसी अपनानी है। ठीक है, चलिए देखें, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं। मैं चाह रहा हूँ वो कॉपी हो आप लोगों के पास सॉल्यूशन वाली। ठीक है क्या? चलिए देखें, तो फ्लक्स की बात कर रहे हैं यार। फ्लक्स बेसिकली कई जगह आता है यार, ऐसा नहीं है फिजिक्स में एक ही जगह फ्लक्स आता है। फ्लक्स आगे जाके मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। इससे पहले कहीं 11th में फ्लक्स पढ़ा है क्या अपन लोगों ने? फ्लूइड में पढ़ा होगा यार, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स करके कोई ना कोई चीज पढ़ी होगी। क्लियर है क्या? हम लोग बात करें जब भी कोई चीज बहती है, तो हम लोग बात करें उसके लिए हम कितनी बह रही है, कितनी बह के कहीं से जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं यार, फ्लक्स। फिर उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं फ्लक्स अपने को क्या बताता है, कितनी कोई चीज बह के वहां से निकली। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? हम लोग बात करें अब हमारे कहीं पे किसी भी रीजन पे हमने बोल दिया यार इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है, मान लीजिए अपना बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर हमने बोल दिया यार इलेक्ट्रिक फील्ड आके गिर रही है, सही है क्या? इस तरीके से एकदम पूरे बोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है। क्लियर है क्या? तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे यार। इस एनर्जी को स्टोर भी करेंगे हम कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है अपने अंदर एनर्जी स्टोर करती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी कहीं से जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है। ठीक है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी होती है ना, सारी वेव्स के पास एनर्जी होती है। वेव्स एनर्जी ही कैरी कर रही हो तो एनर्जी को ही ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है, इसलिए अपन वेव्स पढ़ते हैं। ठीक है क्या? तो हम लोग बात करें बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी होती है, एनर्जी और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही होती है। तो हमने जो चैप्टर का पूरा वो स्टार्टिंग में माइंडसेट बनाया था कैसे कैसे पढ़ेंगे, हमने यही बोला था उसके अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, आगे मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। तो हम लोग बात करें कैपेसिटर में सीखेंगे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को कैसे किसी डिवाइस में स्टोर किया जा सकता है। आगे जाके अपन लोग ईएमआई के अंदर सीखेंगे कि कैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उसको कैसे इंडक्टर के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है क्या? और फिर आगे जाके एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे अपन लोग, एलसी ऑसिलेशन से इनवर्स बनाएंगे। ठीक है क्या? क्लियर है? तो बेसिकली एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है, वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी की हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करने हैं। ठीक है क्या? तो हम लोग बात करें जैसे मान लीजिए हमारे हाथ से एक्सरे पास करवाते हैं तो कुछ ना कुछ होता है ना, हड्डियों की फोटो खींच के निकल आती है यार। क्लियर है? ऐसे मान लो गामा रेस पास करवा दी तो कैंसर क्योर कर देता है, जिसको नहीं है उसको कैंसर कर देता है। ठीक है क्या? तो गामा रेस बेसिकली उस टिश्यूज के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उनकी या तो ग्रोथ रुक जाती है या फिर ग्रोथ बढ़ जाती है। क्लियर है क्या? तो इस तरीके की चीजें होती है। तो हम लोग बात करें जब भी कुछ भी चीज हमारे हाथ से पास होगी जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो जैसे ही वो चीज पास होगी उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एनर्जी भी पास होगी। ये एनर्जी कुछ भी काम कर सकती है, वो काम क्या कर सकती है वो तो अलग बात है,
लेकिन ये काम जो भी करेगी वो कितनी एनर्जी पास हुई है इस पर डिपेंड करेगी। सही है क्या? कितनी एनर्जी का फ्लो होके गया उस पर डिपेंड करेगी। क्लियर है क्या? इसलिए हमने फ्लक्स डिफाइन करा ताकि हमें पता चले कितना एनर्जी फ्लो होके जाती है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मान लीजिए बोर्ड के ऊपर हमने बात करी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है इस तरीके से, तो बोर्ड से कुछ ना कुछ एनर्जी पास हो रही है। तो कितनी एनर्जी पास हो रही है, कितनी एनर्जी फ्लो होके जा रही है, उसका आइडिया हमें फ्लक्स से मिलता है। क्लियर है क्या? तो लिखिएगा सबसे पहली चीज तो फ्लक्स की डेफिनेशन। फ्लक्स गिव्स अस flux gives us amount of energy थोड़ा गलत हो गया। flux gives us an idea of flux gives us an idea of amount of energy flowing through a cross section. Flux gives us an idea of amount of energy flowing through a cross section, flowing through a cross section area, flowing through a cross section area. ठीक है क्या? तो किसी भी एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही होगी तो हम लोग बात करें कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी वजह से पास होती जा रही होगी। ये कितनी एनर्जी जा रही है इसका एक आइडिया, एग्जैक्ट एनर्जी नहीं देता, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, इसकी यूनिट जूल होके नहीं आएगी। क्लियर है क्या? तो एग्जैक्ट एनर्जी नहीं देता लेकिन एनर्जी का आइडिया देता है। जितना ज्यादा फ्लक्स होगा हम बोलेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी पास होकर यहाँ से गई है। क्लैरिटी है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब फ्लक्स को कैसे डिफाइन करा गया उसको समझते हैं हम लोग। मान लीजिए वापस से वही एग्जाम्पल, यार ये बोर्ड है, ठीक है क्या? उस पूरे बोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है। इस बोर्ड के ऊपर एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लीजिए ये एक एरिया स्क्वायर बना दिया तुमने, ठीक है क्या? क्लियर है? इस पूरे बोर्ड के ऊपर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है। क्लियर है क्या? कितनी एनर्जी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होगी, ये क्या इसके एरिया पे डिपेंड करेगा? है ना? अरे करेगा। मैंने एरिया बड़ा ले लिया तो एनर्जी तो पूरे बोर्ड पे गिर रही है, तो ज्यादा एनर्जी इससे पास हुई है। एरिया छोटा ले लिया तो बेसिकली एनर्जी कम पास हुई है। क्लियर है क्या? यानी पहली चीज फ्लक्स को अपन लोग डिफाइन करते हैं फाई से। ठीक है क्या? हम बात करें फ्लक्स जो भी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा यार? एरिया पर डिपेंड करेगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? जितना ज्यादा एरिया का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा, है ना? अच्छा, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जानते हैं क्या? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसा लिख देता हूँ, एरिया के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है फ्लक्स। क्लियर है क्या? हम बात करें फ्लक्स और किस पे डिपेंड करेगा यार? जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही थी बोर्ड के ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे। क्लियर है क्या? कम इलेक्ट्रिक फील्ड गिरा हो तो कम एनर्जी जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिरा तो ज्यादा एनर्जी जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? तो हम लोग बात करें साथ साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा यार? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे तो एनर्जी इससे ज्यादा हो जाएगी। सही है क्या? और देखें जरा ध्यान से, हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर मैं एनर्जी इस तरीके से गिराऊं तो कितना फ्लक्स इससे, कितनी एनर्जी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिराऊं और ऐसे गिराता हूँ बढ़ती आएगी क्या? ऐसे गिराऊंगा तो मैक्सिमम हो जाएगी क्या? सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? यानी कि एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। हम लोग बात करें कुछ ऐसा एंगल बताना है, आपको पता है एरिया वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एरिया होता है। तो एरिया वेक्टर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो फ्लक्स का आंसर जीरो है ना? मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, एरिया वेक्टर ऐसा, 90 डिग्री एंगल। क्लियर है क्या? तो आंसर जीरो है। कोई ऐसी चीज जो 90 डिग्री पे जीरो हो जाए? कॉस, बिल्कुल सही। हम लोग बात करें यहाँ पे, हम बोल देंगे फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगी? कॉस थीटा पे भी, जहाँ पे थीटा क्या है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो यहाँ से फ्लक्स की डेफिनेशन निकल के आ गई अपने पास। फ्लक्स इज नथिंग बट ई डॉट ए। ई डॉट ए करेंगे कितना आ जाएगा अपने? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होगा? थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, फ्लक्स पहली चीज स्केलर क्वांटिटी है क्या? डॉट प्रोडक्ट सही, तो इसलिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स पहली चीज तो लिख लीजिएगा स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है क्या? मान लो बात करें फ्लक्स का फॉर्मूला निकल के आ गया ई डॉट ए, यानी कि ई ए कॉस थीटा के बराबर। क्लैरिटी है? अच्छा, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? यूनिफॉर्म हो। क्या हो? यूनिफॉर्म, यानी हर जगह हर एरिया के ऊपर, एरिया के हर हिस्से के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। हम लोग बात करें इतने से हिस्से पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो भी उतनी जानी चाहिए जितनी इतने हिस्से पे जा रही है। क्लियर है क्या?
इस पूरे के पूरे एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे यार, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। क्लियर है क्या? यानी क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एरिया, थ्रू आउट द एरिया। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो हम क्या करेंगे यार? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, तो हर जगह अलग अलग हो, तो हम क्या बोल देंगे, एक छोटे से डीए एरिया से मैं फ्लक्स बता सकता हूँ। क्लियर है क्या? एक छोटे से एरिया से तो बोल सकता हूँ यार इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी यार, बड़े एरिया पे अलग अलग हो रही होगी, बट छोटे से एरिया पे तो ऐसा मान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे पे सेम गिर रही है, तो छोटा सा फ्लक्स बता सकता हूँ, कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए। सही है क्या? और टोटल फ्लक्स बताने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? कॉपी करें जल्दी से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे एरिया पे यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ई डॉट ए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फॉर्मूला लगाएंगे ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। क्लियर है? लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं, मैंने फिर भी थोड़ा बहुत समझाया कैसे कहां से आया है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा मेरे को ये भी बताइए, फ्लक्स की एक और डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं एक्चुअली। हम लोग बात करें जितना ज्यादा एनर्जी जा रही होगी वो इस चीज पे डिपेंड करेगी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे घुस रही है। क्लियर है क्या? हम लोग बात करें जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हुई, हम बोलेंगे उतना ज्यादा ही फ्लक्स है, उतना ज्यादा ही एनर्जी है। कोई दिक्कत तो नहीं? हम लोग बात करें फ्लक्स की एक और डेफिनेशन है जो कि बहुत काम आएगी अपने, उसको लिख लीजिएगा। फ्लक्स गिव्स अस फ्लक्स गिव्स अस count of number of field lines. Flux gives us count of number of field lines. Flux gives us count of number of field lines passing through an area. Passing through an area. Passing through an area. तो किसी भी एरिया से जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है उतना ही उससे फ्लक्स होगा। डायरेक्ट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, यही फ्लक्स होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो दो डेफिनेशन फ्लक्स की अपने पास होगी। ठीक है क्या? अच्छा इससे पहले इसको फ्लक्स पर आओ कैलकुलेट करें, पहले तो अपन समझ लें यार एरिया वेक्टर कैसे होता है, किस तरीके से उसकी डायरेक्शन वगैरह लिखी जाती है। क्लियर है क्या? और सिर्फ डायरेक्शन सीखने का ही मकसद है अपना यार। क्लियर है? एरिया का सिर्फ अपने को डायरेक्शन ही सीखना है, मैग्नीट्यूड अपने को आता है यार। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आता है तुम्हें, कोई दिक्कत तो नहीं? इसका डायरेक्शन क्या है वो और मुझे बताना है। क्लियर है क्या? स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया साइड इंटू मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है क्या? ट्रेपेजियम का एरिया हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। क्लियर है क्या? फिर हम लोग बात करें इलिप्स का एरिया, पाई ए बी, वेरी गुड। हम लोग बात करें ऐसे ही कुछ कर्व सरफेस एरिया भी होते हैं अपने पास, जैसे स्फीयर, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो बेसिकली अपने को ये मैग्नीट्यूड वगैरह मालूम है, बस डायरेक्शन पर देखना है। ठीक है क्या? हम लोग बात करें एरिया वेक्टर, हम उसी को लेते हैं जो एरिया एक प्लेन के अंदर समा जाए। क्लियर है क्या? हम लोग बात करें ऐसे कटोरे का एरिया हो गया, कर्व हो गया। क्लियर है क्या? तो इस पूरे एरिया को कर्व मतलब वेक्टर के द्वारा ट्रीट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है क्या? सिर्फ उसी एरिया को वेक्टर के द्वारा ट्रीट कर पाएंगे जितना एरिया एक प्लेन के अंदर समा रहा। क्लियर है क्या? हम बात करते हैं एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन मानी गई है वो ऐसी मानी गई है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर पाई ए बी, ए लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बी इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है? देखिए जरा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is always normal to surface। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू सरफेस होती है। ठीक है क्या? हम लोग बात करें ये अपनी सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। क्लियर है क्या? अच्छा परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो दो हो सकती है, एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, तो कौन सी लें? ओपन एरिया के केस में कोई सी भी ले लें। ओपन एरिया क्या होता है वो देख लेते हैं। हमारे पास एरिया दो टाइप के होते हैं, एक ओपन एरिया और एक क्लोज्ड एरिया। ओपन एरिया एंड क्लोज्ड एरिया। हम बात करें सबसे पहले ओपन एरिया की, तो ओपन एरिया क्या होते हैं यार, सर्कल हो गया, है ना, खुले टाइप के एरिया है। क्लियर है क्या? 2D टाइप के। हम लोग बात करें और क्या हो जाएगा अपने पास ओपन एरिया, स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर है क्या?
ट्रेपीजियम हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, ये सब क्या हो गए, ओपन एरिया हो गए। क्लियर है क्या? ओपन एरिया के लिए आप एरिया वेक्टर के डायरेक्शन कोई भी एक नॉर्मल पकड़ सकते हैं। क्लियर है क्या? या तो आप ये बाहर वाली ले लें या अंदर वाली ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार एक सवाल में आपने कोई एक डायरेक्शन चूज कर ली तो पूरे सवाल में वही डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, ऐसे डायरेक्शन बदल नहीं सकते। क्लियर है क्या? एक सवाल में डायरेक्शन मान लिया आपने बाहर वाली लेंगे तो फिर पूरे सवाल में बाहर वाली ही लीजिएगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। क्लियर है? ऐसा नहीं कर सकते थोड़ी देर ले ली फिर उसी सवाल में अंदर वाली ले ली। क्लियर है क्या? अगले सवाल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल में जो डायरेक्शन दी पूरे सवाल में फिर उसी डायरेक्शन को लेकर चलना होगा। लिखिए जल्दी से इसको। अच्छा, बाहर वाली डायरेक्शन को ऐसे बताते हैं ना अपन लोग, अंदर वाली डायरेक्शन को ऐसे बताते हैं। तो एरिया वेक्टर को ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब केसेस। क्लियर है? इसको लिख लें, इतना बना लें, फिर नीचे लिखते हैं अपन लोग। लिखे जल्दी से। हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। एरिया के हर छोटे छोटे एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे। ठीक है क्या? पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी तो डायरेक्ट ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है ना? लिखे जल्दी, ओपन एरिया के नीचे लिखें। लिखे एनी ऑफ द नॉर्मल, एनी ऑफ द नॉर्मल, हमेशा दो नॉर्मल होती है ना, एक अंदर एक बाहर। क्लियर है क्या? तो एनी ऑफ द नॉर्मल कैन बी टेकन एज, any of the normal can be taken as direction of area vector. Any of the normal can be taken as direction of area vector. लिख लिया सबने? हम लोग बात करें, once you consider once you consider once you consider a direction of area vector, ओपन एरिया में लिखना है इसको अकेला। once you consider a direction of area vector, once you consider a direction of area vector, then stick to it, then stick to it for the whole question, then stick to it for the whole question, not for whole life, then stick to it for the whole question, not for whole life। हाँ, लिखना है यार, एक क्वेश्चन में पूरे टाइम उस डायरेक्शन से स्टिक करके रहना होगा, नए क्वेश्चन में फिर बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है क्या? then stick to it for the whole question, not for whole life। देखा सबने? देखेंगे जब करना होगा, बट इंटीग्रेट करके करेंगे ना। अगर ऐसा छोटा सा हर एरिया पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो छोटे से एरिया से फ्लक्स निकाल देंगे, वही कर सकते हैं। क्लियर है क्या? उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मानते हुए फ्लक्स निकाल सकते हैं। फिर टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, सारे छोटे छोटे एरिया के फ्लक्स को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे मतलब इंटीग्रेट करेंगे। वो इंटीग्रेट कैसे होगा वो सब देखा जाए। ठीक है, हालांकि इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन आता नहीं फ्लक्स। हो गया सबका ये? फिर देखें, इसी पे लिखिएगा, ओपन एरिया पे ही है, सॉरी क्लोज एरिया पे ही है। क्लोज एरिया क्या होंगे यार? बंद डब्बा होना चाहिए यार एकदम, है ना? तो सबसे पहला तो क्यूब ही आ गया, फिर हम लोग बात करें स्फेयर आ गया, तो बात करें सिलेंडर आ गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया यार? क्लोज एरिया हो गया। क्लियर है क्या? क्लोज एरिया के लिए बोलता है यार फिक्स्ड है डायरेक्शन लेना है यार, आपको हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल को ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मानना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ओपन एरिया, क्लोज एरिया के केस में एकदम डायरेक्शन फिक्स्ड एरिया वेक्टर की, आउटवर्ड एरिया को ही आपको एरिया वेक्टर को मानना पड़ेगा, आउटवर्ड नॉर्मल को ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मानना पड़ेगा। लिखें जल्दी से इसको। लिखें इन केस ऑफ closed area, in case of closed area,
In case of closed area, outward normals must be taken as the direction of area vector. Outward normal must be taken as the direction of area vector. लिख लिया सबने? तो आउटवर्ड नॉर्मल ही लेना होगा अपने को, हर कुछ नहीं ले सकते अब, ठीक है क्या? हम लोग बात करें जैसे मान लीजिए आपके पास, अच्छा प्लेन एरिया को एरिया वेक्टर बोलते हैं ना, ऐसे पूरे के एरिया को एरिया वेक्टर नहीं बोल सकता, वो प्लेन नहीं कहलाएगा, है ना? लेकिन इसके एक सरफेस को मैं एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, क्लियर है क्या? हम लोग बात करें ये वाला एरिया जो हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा क्या? आउटवर्ड नॉर्मल मतलब बाहर वाला लेना है, अंदर वाला परपेंडिकुलर नहीं लेना, आउटवर्ड नॉर्मल मतलब बाहर वाला लेना है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस पर्टिकुलर सरफेस का जो डायरेक्शन हो जाएगा एरिया वेक्टर का, वो इस तरफ हो जाएगा, क्लियर है क्या? तो एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर के बराबर, अगर क्यूब है, क्यूब की साइड ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना। हम लोग बात करें बेसिकली ये वाली डायरेक्शन माइनस आई कैप कहलाती है, तो लोग बात करें ए स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप हो जाएगा, क्लियर है? क्या समझ पाए? ऐसे हम लोग बात करें, मान लीजिए आपको निकालना हो ये वाला एरिया, तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ए स्क्वायर आई कैप। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? आउटवर्ड नॉर्मल ही ली जाती है, अंदर वाली नॉर्मल नहीं ली जाती, इसमें दोनों ले सकते हैं तुम, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? हम लोग बात करें, लेकिन इसमें कभी ऐसा मत बोल देना कि इस एरिया ने इस एरिया को कैंसिल कर दिया, क्लियर है? टोटल एरिया जीरो हो गया, ऐसा बोलना गलत है, क्लियर है क्या? क्योंकि एरिया वेक्टर सिर्फ एक प्लेनर एरिया को कंसिडर कर सकते हैं, पूरे के एरिया को वेक्टर जैसा कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसे कैंसिल भी नहीं कर सकते। समझे क्या बात को? क्लैरिटी है? अच्छा स्फेयर के केस में क्या करेंगे यार? स्फेयर ऐसा एक 3D सब्जेक्ट है यार, ठीक है? इस तरीके का एक 3D बॉडी है। हम लोग बात करें इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग कोई भी एक सरफेस है, मान लीजिए ये एक सरफेस है, तो लोग बात करें इसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल क्या हो जाएगी? सर्कल स्फेयर इन सब के लिए नॉर्मल के सेंटर से पास होती है, तो ये आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगी, क्लियर है क्या? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे कुछ हो जाएगी, समझ पा रहे हैं? अच्छा ये छोटे से एरिया को ही मैं एरिया वेक्टर बोलता हूँ, क्लियर है क्या? एक बहुत छोटा सा एरिया होगा डी एरिया, इसी को एरिया वेक्टर बोलता हूँ कि यही एक प्लेन के अंदर आएगा। एक बहुत छोटा एरिया होगा उसको तो प्लेनर मान सकता हूँ ना, बाकी कोई भी एरिया लूंगा वो कायदे से देखा जाए तो वो कर्व्ड एरिया है, वो प्लेन एरिया नहीं है। तो प्लेन एरिया सिर्फ एक छोटे से एरिया को मान पाऊंगा, उसी को वेक्टर बोल पाऊंगा, क्लियर है क्या? टोटल एरिया कितना हो जाएगा? सारे एरिया वेक्टर कैंसिल कर जाएंगे क्या? टोटल एरिया जीरो हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसे पूरे टोटल एरिया के लिए वेक्टर जैसा ट्रीट ही नहीं कर सकते, तो सिर्फ किसी को ट्रीट कर सकते हो वेक्टर जैसा, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लैरिटी है? फिर देखिए यार, इसमें हम लोग बात करें तो इसके पास ये वाला एक एरिया होगा, कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और ये जे कैप हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल बनाया मैंने। ऐसे ये वाला हो जाएगा, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप, सही है क्या? हम लोग बात करें एक ऐसा कर्व सरफेस एरिया होगा, क्लियर है क्या? कर्व सरफेस एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक ऊपर ऐसा मानो कि एक पतली सी स्ट्रिप है, बहुत पतली सी स्ट्रिप, डीएक्स लेंथ की एक पतली सी स्ट्रिप है, इसको एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि ये एक प्लेन के अंदर है, सही है क्या? बहुत पतली सी डीएक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप होगी, उसको एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, पूरे को कंसिडर एरिया वेक्टर जैसा नहीं कर सकते, ठीक है क्या? और डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल रहेगी यानी बाहर की तरफ। क्लैरिटी है? कॉपी करें जल्दी। हाँ स्फीयर में क्या बताया? एरिया वेक्टर ऐसा पूरा कर्व को तो ले नहीं सकते, वो तो एक प्लेन में आएगा नहीं, हमने पहले ही बोल दिया एरिया वेक्टर उसको लेने जो एक प्लेन में, क्लियर है क्या? तो हमने बोला इसका एक छोटा सा टेंजेंट एक मार के देखो, टेंजेंट प्लेन मार के देखो, तो एक छोटा सा एरिया एकदम एक प्लेन की तरह हो सकता है, क्लियर है क्या? डी एरिया छोटा सा, क्लियर है क्या? उसको अपने प्लेन की तरह माना, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होगी, क्लियर है क्या? सर्कल की प्रॉपर्टी होती है उससे नॉर्मल जो भी होती है वो सेंटर से पास आउट होती है, ठीक है क्या? तो सेंटर से पास करवाया अपन ने उसको, ठीक है? तो अपने को एरिया एज अ वेक्टर समझ में आ गया क्या? धीरे धीरे और समझ में आएगा जैसे यूज करेंगे उससे। चलिए तो एरिया भी आ गया अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह भी आ गई,
ठीक है क्या? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले पढ़ाई थी यार, क्योंकि अपने को यहाँ पे ई और ए के बीच का एंगल निकालना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखना बड़ा आसान पड़ जाएगा। ठीक है क्या? तो आगे चलिए देखें अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट फ्लक्स के। तो मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लीजिए एक डिस्क के ऊपर गिर रही है, एक सर्कुलर डिस्क है, उसके ऊपर गिर रही है। दिस इज अ सर्कुलर डिस्क। ठीक है क्या? इसका रेडियस आपको दे रखा है कितना है, आर। ठीक है, आर क्या वैल्यू ले लो, 5 मीटर। ठीक है। अच्छा, ये डिस्क मैंने ऐसी क्यों बनाई यार? मतलब ये बेसिकली ये डिस्क किस तरीके से एलिप्स टाइप की क्यों बनाई? सर्कुलर डिस्क बोल रहा हूँ, ऐसी एलिप्स जैसी बना। मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या है यार? ये ऐसी हॉरिजॉन्टल डिस्क है। अब उसको 3D डिस्क को मैं कैसे बनाऊं प्लेन में, तो इस तरीके बना देते हैं। समझे क्या बात को? बड़े कायदे से देखा जाए हॉरिजॉन्टल ऐसे डिस्क, समझ पा रहे हैं? क्लियर है? हाँ, मतलब इस तरीके से एग्जैक्टली। तो लोग बात करें, इस डिस्क के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म गिर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 20 न्यूटन पर कूलम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है क्या? साथ में आपको ये एंगल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्क के बीच का एंगल दे रखा है 53 डिग्री। आपको बताना है क्या? फ्लक्स थ्रू द डिस्क। फ्लक्स थ्रू द डिस्क जल्दी निकाले। आंसर चाहिए यार, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई डॉट ए लगाना है बस। डॉट प्रोडक्ट करना आता है सबको? मैग्नीट्यूड लेंगे ई का, मैग्नीट्यूड लेंगे एरिया का। एरिया का मैग्नीट्यूड पता है, डिस्क का एरिया पता ही नहीं होगा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना आ गया? 300 पाई। और इससे कुछ और आंसर आया क्या? 300 पाई। सभी का यही आ रहा है? सभी का यही आ रहा है क्या? 400 आया किसी का, 400। पाई वगैरह कुछ भी नहीं? पाई भी? चलिए देखें यार, तो फ्लक्स क्या होता है अपने पास यार? सिंपल यार, ई डॉट ए, यानी कितना? ई ए कॉस थीटा। क्लियर है क्या? यही फ्लक्स होगा। ई कितना दे रखा है अपने को? 20। एरिया कितना दे रखा है अपने को? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 53। कॉस 53 सही है क्या? पक्का? 53 नहीं होगा। क्लियर है क्या? यही कॉमन गलती है, कॉस 53 कर देते हैं, गलत कर देते हैं। क्लियर है क्या? क्या आएगा यहाँ पे? कॉस 37 आएगा। बेसिकली एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल लेना है। ये थीटा क्या था? एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल। ई वेक्टर तो ये हो गया, एरिया वेक्टर कैसा होगा? क्या एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, यानी ऐसा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है क्या? बताइए, इस एरिया वेक्टर से इसका एंगल कितना हो जाएगा? ये 53 है, तो ये एंगल 37 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? हेलो, बात करें, ये एंगल 53 है, तो ये एरिया वेक्टर से एंगल 37 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 37। यहाँ पे cos 37 डिग्री रहेगा। क्लैरिटी है? 20 इंटू 25 इंटू पाई, और cos 37 कितना हो जाता है? 4/5। 5 से जाएगा 5 बार में, तो कितना आ जाएगा? 400 पाई। समझ में आया सबको? अच्छा, कई लोग इसका आंसर -400 पाई भी दे सकते हैं। क्यों यार? हाँ, ओपन एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये भी ले सकते हैं, या फिर ये भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये गलत नहीं कहलाएगा जिसने माइनस का आंसर किया। क्लियर है क्या?
तो इसलिए जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछता है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स। क्या पूछता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, ताकि किसी का आंसर नेगेटिव आए तो वो भी पॉजिटिव बना के आंसर दे। क्लैरिटी है? कोई दिक्कत तो नहीं? वरना आप चाहते तो ये वाले डायरेक्शन भी एरिया वेक्टर ले सकते थे, तो एंगल कितना बन जाता? 90 + 53। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? कॉपी करें जल्दी इसको। एक और क्वेश्चन दो ऐसा ही, हल्का सा ट्विस्ट था बस, कि आपको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए होता है ना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ सेम यार, आप सही निकाल देना आंसर। तो मान लीजिए एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, रेडियस ले लीजिएगा 4 मीटर। मतलब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिएगा आप लोग यूनिफॉर्म टाइप की। और ये एंगल ले लीजिएगा 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिएगा आप लोग 20/पाई न्यूटन पर कूलम। फ्लक्स बताना है डिस्क से, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू डिस्क। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू डिस्क, जल्दी बताएं कितना आ रहा है आंसर? 0 कैसे? तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास यार? फ्लक्स विल बी इक्वल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्ट लगा लें ई ए कॉस थीटा। सही है क्या? ई कितना है अपने पास? 20/पाई। ए कितना है अपने पास? पाई इंटू 4 का स्क्वायर। और थीटा कितना है अपने पास? 30 डिग्री या 60 डिग्री? 30 आएगा या 60 आएगा? 30 आएगा ना 60 आएगा, 90 आएगा। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझे जरा ध्यान से। ये डिस्क कैसी थी? हॉरिजॉन्टल। ये डिस्क कैसी है? प्रॉपर बनाई है डिस्क, मतलब ये इसी प्लेन के अंदर डिस्क है। सही है क्या? इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा या फिर ऐसा? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? इसका एरिया वेक्टर या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ये डिस्क कैसी थी? आरटीडी बनी थी इसकी, क्योंकि ये बेसिकली 3D डिस्क। ये 2D फिगर है पूरा का पूरा, इस बोर्ड के अंदर वाला ही फिगर। इसमें एरिया वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी इस तरफ है तो बाहर या फिर अंदर। क्लियर है क्या? यानी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा cos 90 इज। तो आंसर कितना? 0। कॉपी करें जल्दी, लिख लीजिएगा। बुद्धू बनाया, मजा आया। मतलब ऐसा कर सकता है, वो ट्रिक डालता है ऐसा। कर चुका है एक बार। फिर देखें। आइए देखिए क्या हुआ। हाँ हाँ, कुछ भी दे दिया ऐसे बना के, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हाँ मतलब ऐसे ही एक रेडियस बना दिया किसी एक रेडियस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। बुद्धू है और क्या। चलिए फिर देखें। हाँ, फ्लक्स की यूनिट देख लो यार। यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगी यार? ई इंटू ए है। ई की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर एरिया की यूनिट, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गई। अच्छा, ए की एक और यूनिट होती है अच्छी सी, वोल्ट पर मीटर, सभी को पता है। ई की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? वोल्ट मीटर। तो ये दो यूनिट हो गई इसके पास, कोई दिक्कत तो नहीं? फ्लक्स की दो यूनिट क्या हो गई यार? वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है क्या? हो गया सबका ये? लिखें आप जल्दी, अगला क्वेश्चन लिखें। मान लीजिए एक क्यूब है, भाई अभी तो ओपन एरिया देख रहे थे अपन,
अब क्लोज एरिया के लिए क्यूब ले लिया है ना। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई अपने पास, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, ये हमारा क्यूब हो गया जिसका साइड क्या है, ए। ठीक है ना। हम लोग बात करें तो हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से है, ई नॉट आई कैप टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। बना ही देता हूँ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, ई नॉट। क्या निकालना है अपने को यहाँ पे, फ्लक्स थ्रू क्यूब, फ्लक्स थ्रू क्यूब। अभी तक ओपन एरिया से फ्लक्स निकालना सीख रहे थे, वो आया समझ में अच्छे से। अब क्लोज्ड एरिया से देख रहे हैं, जल्दी बताएं आंसर। सर 0। जीरो आ रहा है आंसर। कैसे निकाल कैसे रहे हैं आज से, एरिया जीरो है क्या इसका, क्या इसका एरिया जीरो है, 90 डिग्री। ये एरिया वेक्टर ऐसा है, एंगल 90 डिग्री है। देखे करना पड़ेगा, ऐसे जीरो नहीं बोलते डायरेक्ट। हम बात करें क्यूब को, हम ऐसा मानेंगे 6 प्लेन सरफेस से बना हुआ है, क्लियर है क्या। तो ऐसा पूरा कर्व सरफेस से निकालना नहीं आ रहा, तो हम ऐसा करेंगे यार, इस क्यूब के पास 6 फेसेस हैं। कितनी फेसेस हैं, 6 फेसेस है। तो हम क्या बोल देंगे, फ्लक्स थ्रू क्यूब विल बी इक्वल टू 6 के 6 फेसेस से फ्लक्स निकालेंगे, और फ्लक्स स्केलर होता है तो सबको ऐड कर देंगे, क्लियर है। और स्केलर को ऐड करने में कोई दिक्कत अपने को नहीं है, क्लियर है। आइए देखें, नाम देते हैं यार, इसको नाम देते हैं, इस वाली सरफेस पे एक, ये जो सरफेस है, ये वाली एक सरफेस है, ठीक है क्या। इस सरफेस को नाम देते हैं अपन लोग सरफेस 1, ठीक है क्या, क्लियर है। ऐसे ही एक और सरफेस अपने पास ये वाली, इसको मान लेते हैं सरफेस नंबर 6। और बाकी 3 4, 2 3 4 जो होगी सरफेस, वो बेसिकली ये वाली हो जाएगी, क्लियर है क्या। जैसे कि हम लोग बात करें सरफेस, ये ऊपर वाली सरफेस, इसको मान लो सरफेस नंबर 2, ये सामने वाली सरफेस, इसको मान लो 3, ये नीचे वाली सरफेस, इसको मान लो 4, पीछे वाली सरफेस उसको मान लो 5। समझ पाए, सरफेस 1, और फिर बेसिकली सरफेस 2, फिर 3, फिर 4, और फिर 5 पीछे, और फिर 6 ये, क्लियर है। बस सब लोग बोर्ड पे देखें, समझ ले कौन कौन सी सरफेस कौन सी है। सरफेस 1 ये वाली सरफेस हो गई क्यूब की, ठीक है क्या। सरफेस 2 ये वाली सरफेस हो गई, सरफेस 3 ये आगे वाली सरफेस हो गई, सरफेस 4 नीचे वाली सरफेस, 5 वाली सरफेस पीछे वाली सरफेस, क्लियर है क्या। और 6 वाली सरफेस फिर ये वाली, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे सबसे पहले बताइए, सरफेस 2 से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, क्या सरफेस 2 का एरिया वेक्टर ऐसा होगा, है ना। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, और आउटवर्ड नॉर्मल देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एरिया वेक्टर हो जाएगा, फ्लक्स कितना इससे, जीरो, क्लियर है क्या। ऐसे 3 वाली से, 3 वाली से हम लोग बात करें, एरिया वेक्टर कैसा होगा, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है कि एंगल दोनों में 90 डिग्री दिख रहा है, तो फ्लक्स कितना, डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेसिकली इससे भी फ्लक्स जीरो। ये नीचे वाली सरफेस, एरिया वेक्टर ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, एंगल कितना 90। ऐसी पीछे वाली सरफेस, उससे ही फ्लक्स जीरो, एरिया वेक्टर ऐसा अंदर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, क्लियर है क्या। एंड हम लोग बात करें फ्लक्स थ्रू 2 3 4 एंड 5, ये सब कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रीजन क्या है, थीटा क्या है, 90 डिग्री, क्लैरिटी है। वन वाली सरफेस से फ्लक्स, वन वाली सरफेस से फ्लक्स, क्या एरिया वेक्टर ऐसा होगा, सही है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है क्या, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई नॉट, एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू दोनों के बीच का एंगल कॉस 180 डिग्री, ये 5 1 हो गया, क्लियर है क्या।
प्लस 5 6 कितना होगा, मतलब फ्लक्स थ्रू क्यूब आ गया अपने पास 5 1 प्लस 5 6 के बराबर में से, है ना। 5 6 कितना हो जाएगा, तो हम बात करें एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा क्या, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री दिख रहा है क्या सभी को, तो हम लोग क्या बोलेंगे यार, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया कितना ए स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री। सभी को समझ में आया, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 180 -1, तो आंसर कितना 0। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना हो गया 0। इतना सोच के आंसर देना था अपने को। क्लैरिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। तो ओपन सरफेस से अपन ने फ्लक्स निकाला था, इसको कॉपी कर ले आराम से, तो बात सुने अच्छे से। सबका कॉपी हो गया, पेन पेंसिल दो, आराम से बातों को सुनो, करो कॉपी करो जल्दी, फिर कंप्लीट कर लो, हो जाए तो बताइएगा, फिर आगे बातें करेंगे। हो गया सबका, अब लिखे जल्दी से इसमें, हमने ओपन सरफेस से फ्लक्स निकाला, तो फ्लक्स आ रहा था यार बढ़िया से, ठीक है क्या, क्योंकि एनर्जी पास कर रही थी तो फ्लक्स आ रहा था। हमने एक डिस्क ऐसी ली, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ऐसी कर दी, और डिस्क बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, हमने बोला एनर्जी गिर रही है, उसके ऊपर फ्लक्स आया यार, सही है क्या। हमने फिर बेसिकली ऐसा कुछ एक एरिया ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकाल दी, हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर गिर ही नहीं रही है, फ्लक्स कितना हो गया 0 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। हमने क्यूब ले लिया, क्यूब क्या है, क्लोज सरफेस, इसके ऊपर एनर्जी गिरी है क्या, गिरी है या नहीं गिरी, इतना जवाब दें, एनर्जी गिरी है क्या इसके ऊपर, क्या एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है, बिल्कुल इसके ऊपर एनर्जी इंसिडेंट हुई है, क्लियर है क्या, बट आंसर तो 0 आ रहा है, आंसर तो 0 आ रहा है। तो हमें ये समझ में एनर्जी तो गिर रही है, ये बात तो पक्की है ना, एनर्जी तो इसके ऊपर गिर रही है, पूरे क्यूब के ऊपर एनर्जी गिर रही है ना। अच्छा, सरफेस के ऊपर एनर्जी गिरती थी तो उससे फ्लक्स आता था, क्लियर है क्या, नहीं गिरती थी, नहीं आता था, दोनों क्वेश्चन देख चुके अपन, सही है क्या। इसके ऊपर एनर्जी गिर रही है तो इसका आंसर 0 क्यों आ रहा है, एनर्जी तो गिर रही है। तो हमने ऐसा सोचा है यार कि ओपन सरफेस के ऊपर तो ऐसी बातें होती है कि एनर्जी कितनी गिर रही है, बंद सरफेस क्लोज सरफेस से बात होती है कितनी एनर्जी अंदर ट्रैप्ड रह गई, क्लियर है क्या। भाई डब्बे क्लोज सरफेस जितने भी हैं वो चीजों को बंद करने के काम में आते हैं, क्लियर है क्या। तो उसके ऊपर कितना गिर रहा है इसकी बातें नहीं होती है, कितना रह गया है, ट्रैप होके रह गया है, उसकी बात होती है, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, क्या बात क्लियर है, मैंने लिखेगा यार, इसको पॉइंट को लिखिएगा जल्दी से। इन केस ऑफ ओपन एरिया, in case of open area, flux gives us an idea of gives us an idea of flux gives us an idea of energy incident energy incident on the surface, energy incident on the surface। लिख लिया सबने, फिर अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में, बट इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, but in case of closed surface, but in case of closed surface, flux gives us an idea of flux gives us an idea of flux gives us an idea of energy trapped within the closed surface, energy trapped within the closed surface, but in case of closed area, but in case of closed area, closed circuit नहीं हो, but in case of closed area, flux gives us an idea of energy trapped within the closed surface, clear है क्या।
तो एनर्जी ट्रैप्ड को कैसे निकाले यार, ये फ्लक्स ट्रैप्ड को कैसे निकाले? तो बेसिकली इसको निकालने का तरीका सिंपली है यार, देखो जरा क्या, इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स, क्लियर है क्या? इनका डिफरेंस ही निकाल के देना है। कहते हैं डिफरेंस निकालना चाहिए, वो डिफरेंस निकालना नहीं पड़ता। हम लोग बात करें, हम तो समी कर रहे हैं ना, 5-1 और कुछ नहीं क्या है इनकमिंग फ्लक्स, 5-6 और कुछ नहीं क्या है आउटगोइंग फ्लक्स, हम इनका समी कर रहे हैं, बट हो एक्चुअल में ये माइनस है। क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा, क्लियर है क्या? क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा ऐसा होगा, फ्लक्स जो भी आ रहा होगा ऐसा घुस रहा होगा, घुस रहा होगा, तभी ऐसे ही घुसेगा ना यार। तो एंगल दोनों के बीच में हमेशा ऑब्ट्यूज बन रहा होगा, क्लियर है क्या? ऑब्ट्यूज टाइप का एंगल बन रहा होगा, तो कॉस ऑब्ट्यूज एंगल का नेगेटिव होता है, तो इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा। और जब भी फ्लक्स निकल रहा होगा तो एरिया वेक्टर उसके साथ कुछ एक्यूट एंगल बना रहा होगा, तो आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो घूम फिर के तुम भले ही उनको ऐड करो लेकिन होते हैं माइनस के, क्लियर है क्या? तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस का एक नया फॉर्मूला आ गया, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, इसका एक नया फॉर्मूला आ गया। हम क्या बोलेंगे यार, इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स का सम कर दो, क्या मिलेगा अपने को? फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। इनकमिंग फ्लक्स हमेशा कैसा होगा? ये कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव। और आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? अगला क्वेश्चन करने को तैयार? ये हो गया सबका कॉपी? क्यूब वाला क्वेश्चन हो गया ना सबका? एक स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस दे रखा है अपने को आर, और स्फेयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिर रही हैं, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिर रही है। आपसे पूछ लिया गया फ्लक्स थ्रू स्फेयर, फ्लक्स थ्रू स्फेयर, जल्दी से निकाले आंसर। कितना आ रहा है? क्या जीरो आ रहा है सबका? पक्का? हम लोग बात करें यार, इनकमिंग फ्लक्स आप देख सकते हो यार, जितना है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स है, ठीक है क्या? हम क्या बोल रहे हैं यार, इनकमिंग फ्लक्स पक्के से नेगेटिव होगा, मैंने बोला था ना यार नेगेटिव होगा, देखो कैसे नेगेटिव होता है। क्या एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो ऐसी है, कि दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, तो इसे डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। इनकमिंग फ्लक्स इतने सरफेस पे और पूरा नेगेटिव आएगा। आउटगोइंग फ्लक्स देखिए यार, क्या एरिया वेक्टर ऐसा होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? एक्यूट। तो आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा किस लिए कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और जितना दिख रहा है ऐसा सिमेट्री से दिख रहा है, जितना घुस रहा है उतना ही निकल रहा है, क्लियर है क्या? जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होगा, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, यानी आंसर जीरो आ जाएगा, क्लियर है क्या? मेजोरिटी क्वेश्चंस में ऐसा होता है, फ्लक्स कितना आता है? जीरो आता है। और ये जीरो फ्लक्स की पहचान क्या, आप सिंपली देख लें, इनकमिंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर, क्लियर है क्या? अच्छा, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड अपने को क्या दे देगा? काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, क्या दे देगा? काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अपने डेफिनेशन लिखिए ना, फ्लक्स गिव्स अस काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, क्लियर है क्या? तो मुझे बताइए यार, यहाँ पे जितनी फील्ड लाइंस गिर रही हैं उतनी यहां से निकल भी रही है क्या? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग, इसलिए इनकमिंग फ्लक्स बराबर आउटगोइंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड, इसलिए नेट फ्लक्स बराबर जीरो। इस चीज को अच्छे से लिखेंगे यार। हम लोग क्या बोलेंगे, हमने बोला यार नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस entering the surface, entering the surface is equal to number of field lines
लीविंग द सरफेस, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या? और टोटल फ्लक्स क्या होता है, इन दोनों का ही सम क्या, एक नेगेटिव दूसरा होता है पॉजिटिव, टोटल कितना, जीरो। तो नेट फ्लक्स इज नथिंग बट इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स। यानी आंसर कितना आ गया, जीरो। फ्लक्स थ्रू स्फीयर कितना आ गया इसके इसमें, जीरो। क्या सभी को समझ में आया अच्छे से? पक्का कोई डाउट तो नहीं? फिर देखें, एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इसको एक स्फीयर के सामने रख दिया है, एकदम सिमेट्रिकली रखा है। ये दूरी दे रखी है स्फीयर और चार्ज के बीच की x, स्फीयर का रेडियस दे रखा है अपने को r। आपसे पूछा गया है फ्लक्स थ्रू स्फीयर। पहले होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? हाँ, नहीं कुछ नहीं, बस सेंटर है इसका, स्फीयर के सेंटर से चार्ज की दूरी कितनी है, x, स्फीयर का रेडियस है r, एकदम सिमेट्रिकली चार्ज को रखा है। क्लियर है क्या? हम लोग बात करें, आपसे फ्लक्स थ्रू स्फीयर पूछे हैं, पहली चीज पूछी गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, इसकी फील्ड लाइंस भी बनानी आती है, इसका ग्राफ भी बनाना आता है, इसका फॉर्मूला भी पता है। क्लियर है? फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर है, इन्फिनिट जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट हो जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, है ना? तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से फ्लक्स निकालना है स्फीयर से, निकाले जल्दी। कौन सा फॉर्मूला रहेगा, इंटीग्रेशन वाला। क्या आंसर जीरो होगा, क्या जीरो होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो घुसेगी वो ज्यादा मैग्नीट्यूड की घुसेगी, दिख रहा है क्या? अरे घुसेगी तो इस सरफेस पे, और इस सरफेस चार्ज के पास है, तो पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है क्या? तो जो घुस रही है वो ज्यादा घुस रही है, और निकल इधर से रही है क्या? तो यहाँ पे दूर पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है क्या चार्ज की, तो निकल कम रही है। यानी फ्लक्स का आंसर कुछ जीरो आएगा, या फिर कुछ और आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए? इतना बता दो तुम तो अभी बस, जीरो आएगा, पॉजिटिव आएगा, या नेगेटिव आएगा? क्या क्लोज सरफेस ऑफ फ्लक्स इज नथिंग बट इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स। इनकमिंग ज्यादा हुआ तो आंसर नेगेटिव होगा क्या, क्योंकि इनकमिंग का साइन नेगेटिव होता है। सही है क्या? आउटगोइंग ज्यादा हुआ तो आंसर पॉजिटिव होगा, क्योंकि आउटगोइंग पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? बताओ कौन ज्यादा, इनकमिंग या आउटगोइंग? इनकमिंग ज्यादा है क्या, तो आंसर कैसा होगा, नेगेटिव होगा क्या? सभी लोग नेगेटिव के साथ हैं? पक्का? आंसर जीरो होगा। आगे देखे कैसे, इसकी एक बार फील्ड लाइंस बना ले। कई लोग आंख मूंद करके पहले ही जीरो बोल रहे थे, क्योंकि मैंने बोल दिया था मेजोरिटी क्वेश्चन का आंसर जीरो होता है। मैं हल्का सा कंफ्यूज भी कर दिया, तुरंत पलट गए। ये क्या बनाई मैंने, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है क्या? अच्छा ऐसी और भी होगी, पूरी 3D में होगी वो तो, और भी बना सकते हो तो बना देते हैं। बोलोगे सर आलसी है, कितनी मर्जी बना सकते हो, उसको कोई लिमिट नहीं है।
लो बना दी, गुद दिया पूरा, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या फ्लक्स अपने को नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बारे में बताता है? क्या फ्लक्स अपने को नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बारे में बताता है? क्लियर है? बताइए, जितनी फील्ड लाइंस अंदर घुस रही है, क्या एग्जैक्ट उतनी ही बाहर निकल रही है? जितनी घुस रही है, देखो ये वाली घुसी, ये देखो बाहर निकल गई, ये घुसी, ये भी घुस गई, ये भी बाहर। कोई भी फील्ड लाइन जिसके अंदर घुसेगी वो बाहर कभी ना कभी तो निकलेगी। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसा अंदर गोल गोल घूमना अलाउड, क्लोज लूप फॉर्म करना अलाउड, इंटरसेक्ट करना अलाउड। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसेगी उसको कभी ना कभी बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो लोग बात करें, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ इनकमिंग फ्लक्स बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आउटगोइंग फ्लक्स, इसलिए नेट फ्लक्स। पूरा आंसर वही है। ठीक है, फिर से लिख लेंगे इन सबको, अगेन यही आंसर उसका भी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस, इनकमिंग फ्लक्स बराबर आउटगोइंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड, इसलिए टोटल फ्लक्स जीरो। बट फिर मैंने जो कंफ्यूज किया था यार कि पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो फिर तो फ्लक्स होता है E इंटू ए, मतलब E डॉट ए होता है ना। मतलब बात करें जो फील्ड लाइन एंटर कर रही है, देख सकते हो कम एरिया में एंटर कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, बट यहाँ का एरिया कम है। यहाँ पे जहां से निकल रही है वो एरिया ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो हो सकता है दोनों का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाए, एक का तो पॉजिटिव आएगा, एक का नेगेटिव आएगा, इसलिए टोटल सेम। अबे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा है प्रभु, इधर कम है, दूर जाते आएंगे इफेक्ट कम होता जाएगा उसका, कोई दिक्कत तो नहीं। ग्राफ वगैरह सब बना चुके हैं यार, इधर डेंसिटी ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इधर डेंसिटी कम है तो मैग्नीट्यूड कम है, ये तो बात सच्ची है। ई ज्यादा है, यहाँ पे ई कम है, बट यहाँ पे एरिया भी तो कम है, और यहाँ पे एरिया भी तो ज्यादा है, तो फ्लक्स दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो हो सकता है दोनों बराबर होंगे, और बराबर होंगे तभी आंसर जीरो है। क्लियर है क्या? तो हम लोग बोलेंगे बराबर हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड देख के नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? एरिया भी देखना पड़ता है। क्लियर है? समझ में आया? तो जो कंफ्यूजन क्रिएट करी थी वो भी हट गई अब सबकी। कॉपी करें बस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही दिमाग वाले क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट ओरल होंगे, कुछ सॉल्व करने को नहीं होगा कल की क्लास में भी। ठीक है क्या? आज की क्लास प्लीज अच्छे से रिवाइज करके आइए। चलिए, थैंक यू।